बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज नावल डार्क क्लब बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डार्क क्लब का चीफ बॉस क्राफ्ट तेज तेज कदम उठाता हुआ हेड ऑफिस में दाखिल हुआ। इस वक्त वो मकामी लोगों के मेकअप में था और इसके गंजे सर पर स्याह रंग के घुंघराले बालों की विग चढ़ी हुई थी। इसने किशमिशी रंग का सूट पहना हुआ था, आंखों पर धूप का चश्मा था। मुझे फौरन पोस्ट में एक लिफाफा भिजवाना है, इसने बरामदे में दाखिल होकर एक काउंटर क्लर्क से बात करते हुए कहा। यही शोबा फौरन पोस्ट का है, लाइए लिफाफा, क्लर्क ने जवाब दिया। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है, इंतहाई कीमती कागजात हैं। क्राफ्ट ने जेब से एक लंबा सा लिफाफा निकालते हुए कहा और लिफाफा क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया। क्लर्क ने लिफाफे पर लिखा हुआ नाराग का पता पढ़ा और फिर इसने इसका वजन किया। 20 रुपए 40 पैसे। क्लर्क ने हिसाब लगाने के बाद कहा और क्राफ्ट ने नोटों का बंडल जेब से निकालकर इसमें से एक नोट खींचा और क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया। ओह, इस पर आपने अपना पता दर्ज नहीं किया, इसे दर्ज कीजिए। क्लर्क ने रकम लेने के बाद लिफाफा वापस क्राफ्ट की तरफ धकेलते हुए कहा। क्या ये जरूरी है? क्राफ्ट ने पूछा। जी हाँ, जरूरी है, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने के लिए जरूरी है। अगर ये लिफाफा किसी वजह से वहाँ डिलीवर ना हो सके तो फिर आपके एड्रेस पर वापस भेज दिया जाएगा, क्लर्क ने कहा और क्राफ्ट ने सर हिलाते हुए लिफाफे की एक साइड पर अपना नाम और पता घसीट दिया। क्लर्क ने गौर से पता पढ़ा और फिर एक रजिस्टर के वर्कों के दरमियान रखी हुई मुख्तलिफ मालियतों की टिकटें निकाली और इन्हें लिफाफे पर चिपकाना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने इस पर रजिस्टर्ड नंबर की चिट चिपका की और रसीद काटनी शुरू कर दी। रसीद काटकर और इस पर डाकखाने की मोहर लगाकर इसने रसीद क्राफ्ट के हवाले कर दी और लिफाफे पर लिखे हुए पते को एक बार फिर गौर से पढ़कर उसे एक तरफ रखे हुए लिफाफों पर डाल दिया। क्राफ्ट खड़ा उसे गौर से देखता रहा। जब उसने लिफाफा एक तरफ रख दिया तो वह वापस पलटा, लेकिन वह पोस्ट ऑफिस से बाहर आने की बजाय एक ऊंचे डेस्क की आड़ में रुक गया। यहाँ से वो इस क्लर्क की हरकत और सिकनात को बखूबी देख सकता था। इसे दरअसल क्लर्क ने इस तरह बार बार पता पढ़ने से शक में डाल दिया था, वरना आम डाक का पता इस तरह गौर से कोई नहीं पढ़ता। क्राफ्ट को मालूम था कि इस लिफाफे में दुनिया का सबसे कीमती कागज जा रहा है, ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन के खुफिया हेडक्वार्टर का वो नक्शा जो फरीदी ने हासिल कर लिया था। इसने पहले सोचा था कि इसे किसी एयर कंपनी के जरिए भेजा जाए, लेकिन फिर इसे मालूम हुआ था कि एयर कंपनी की डाक बाकायदा चेक होती है, तो इसने इसे आम डाक के तौर पर भेजने का फैसला किया था। लिफाफे पर पता डाक क्लब के हेडक्वार्टर का था। वहां से ये लिफाफा खुफिया तौर पर ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन के किसी डायरेक्टर तक पहुंचा दिया जाता था, लेकिन क्लर्क की हरकत ने उसे मशकूक कर दिया था। उसके जहन में फौरन ये ख्याल आ गया था कि कहीं कर्नल फरीदी ने सरकारी तौर पर तो डाकखाने में ऐसी हिदायत नहीं भिजवा दी कि मशकूक पते के हामिल फौरन डाक को चेक किया जाए, और हो सकता है कि तमाम डाक पहले कर्नल फरीदी के पास पहुंचती हो और वहां से चेक होकर बाहर जाती हो। गोश्त से मालूम था कि इस वक्त कर्नल फरीदी, बार्टन और शेरी और दूसरे साथियों के हाथों मौत के चुंगल में फंस चुका होगा, लेकिन फिर भी मोहतात रहना इसकी फितरत में शामिल था। और दूसरे लम्हे ये देखकर क्राफ्ट ने होंठ भींच लिए कि क्लर्क ने इधर उधर देखने के बाद वो लिफाफा दोबारा उठाया और इसका पता गौर से पढ़ना शुरू कर दिया। क्लर्क चंद लम्हे पता पढ़ता रहा, फिर इसने लिफाफा दोबारा इन्हीं लिफाफों में रख दिया और सीट से उठ गया। क्राफ्ट उसे जाते हुए देखता रहा। उसे एक बार ख्याल आया कि लिफाफा वापस उठा ले, लेकिन जहाँ लिफाफे रखे हुए थे वहां तक इसका हाथ ना पहुंचता था और लिफाफा उठाने के लिए उसे क्लर्कों और ऑफिसरों से भरे हुए हॉल में जाना पड़ता, और जाहिर है वो लोग उससे लिफाफा ना उठाने देते, इसलिए वो खामोश खड़ा क्लर्क को देखता रहा। क्लर्क बजाय किसी के पास जाने के एक दरवाजे से होकर हॉल से बाहर निकल आया और एक राहदारी में मुड़ गया। क्राफ्ट इसके पीछे चलने लगा। राहदारी क्रॉस करके वो क्लर्क डाकखाने की उगबी समेत एक तरफ हटकर बने हुए टॉयलेट्स की तरफ बढ़ गया, और अब क्राफ्ट को यकीन हो गया कि इसका शक दुरुस्त है। ये क्लर्क यकीनन कर्नल फरीदी को ब्लैक फोर्स का रुकन है और शायद ये टॉयलेट में इसलिए जा रहा है ताकि ट्रांसमीटर पर कर्नल फरीदी को इस लिफाफे के मुतालिक इतला दे सके।
अब सारा खेल इसकी समझ में आ गया था। सारी डाक चेक करना तो महाल था, इसलिए कर्नल फरीदी ने क्लर्क की जगह ब्लैक फोर्स का आदमी बिठा दिया कि जिस लिफाफे की तरफ से वो मशकूक हो वो उसे कॉल कर देता और फिर शायद कर्नल फरीदी सरकारी तौर पर इस लिफाफे को मंगवा लेता। ये बड़ा आसान सा तरीका था, लेकिन अब क्राफ्ट फैसला कर चुका था कि वो इस क्लर्क को कॉल करने से पहले ही खत्म कर देगा और फिर इसकी लाश को ऐसी जगह पर फेंक देगा जहां से कम 1-2 रोज तक वो किसी को नजर ना आ सके, ताकि इस दौरान लिफाफा आम डाक के साथ मुल्क से बाहर निकल जाए। इसकी तेज नजरों ने टॉयलेट्स के पीछे वीरान सी जगह चेक कर ली थी, जो न सिर्फ ऑफ साइड थी बल्कि वहां सरकंडों का एक जखीरा सा नजर आ रहा था। शायद इस तरफ कभी कोई आया ही नहीं था। हेलो मिस्टर, अचानक क्राफ्ट ने जेब में रखे हुए साइलेंसर लगे रिवॉल्वर के दस्ते पर हाथ रखते हुए टॉयलेट के दरवाजे पर पहुंचने वाले इसी क्लर्क को मुखातिब करके कहा। क्लर्क इसकी आवाज सुनकर तेजी से मुड़ा और फिर क्राफ्ट को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो हैरत से ठिठक गया। जी फरमाइए, क्या बात है? क्लर्क ने कुछ ना समझने वाले लहजे में कहा। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है, इंतहाई जरूरी। प्लीज जरा इस तरफ होकर मेरी बात सुन लीजिए। मैं टॉयलेट से होकर आ रहा हूँ, आप काउंटर पर चलें। नौजवान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मेरी बात सुनो, अचानक क्राफ्ट ने सर्द लहजे में कहा और साथ ही इसने रिवॉल्वर निकालकर इसकी झलक नौजवान को दिखाई और फिर उसे जेब में डाल दिया। खबरदार, अगर आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। सिर्फ मेरी एक बात सुन लो, इधर टॉयलेट्स के पीछे आकर। क्राफ्ट ने उसे बाजू से पकड़कर करख और सर्द लहजे में कहा। नौजवान की आंखें रिवॉल्वर देखकर उसका करख लहजा सुनकर खौफ से फटने के करीब हो गईं। मेरा मेरा क्या कसूर है? नौजवान ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। घबराओ नहीं, अगर तुमने कोई शोर ना मचाया तो कुछ नहीं कहूंगा, वरना याद रखो गोली सीधी दिल पर पड़ेगी, कराफ ने कहा और नौजवान ने होठों पर जबान फेरते हुए इस बात में सर हिला दिया। क्राफ्ट उसे लेकर टॉयलेट्स की पुष्ट पर सरकंडों में पहुंच गया। अब बोलो, ट्रांसमीटर कहाँ है जिसकी मदद से तुमने कर्नल फरीदी को इत्तला देनी थी? क्राफ्ट ने अकेली जगह जाते ही कहा। ट्रांसमीटर? कैसा ट्रांसमीटर? मैं तो टॉयलेट जा रहा था। नौजवान ने ट्रांसमीटर का सुनकर और ज्यादा घबरा कर कहा। तुम इस लिफाफे के पते को गौर से क्यों पढ़ रहे थे? क्राफ्ट ने पूछा। वैसे उस नौजवान के चेहरे पर मौजूद घबराहट और खौफ से अंदाजा हो रहा था कि नौजवान बेकसूर है। इसका अपना ही अंदाजा गलत था। कम से कम ब्लैक फोर्स जैसी तंजीम कारकुन इस तरह की फितरी अदाकारी नहीं कर सकता। अगर इस अदारी का कहा जाए तो वो इस नाराज के हिज्जे अजीब लिखे हुए थे। हम NARAK लिखते हैं और पढ़ते हैं, जबकि इस लिफाफे पर NAARAC लिखा हुआ था। नौजवान ने जल्दी से जवाब दिया। ओह अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुम्हारी इतनी बारीक बीनी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए तुम छुट्टी करो। क्राफ्ट ने इस बार सदलजे में कहा और दूसरे लम्हे इसका हाथ बिल्ली किसी तेजी से जेब से बाहर आया और ठुक की हल्की सी आवाज के साथ ही नौजवान की आंखें फैलती चली गईं। वो झटका खाकर पुष्ट के बल सरकंडों के ऊपर गिरा। इसका जिस्म ईंटने लगा था। सीधी दिल में घुस जाने वाली गोली ने उसे चीखने की भी मोहलत ना दी थी। क्राफ्ट ने बड़े मुतमईन अंदाज में साइलेंसर लगी नाल से निकलने वाले धुएं की लकीर को फूंक मारकर मुंतशिर किया और फिर गौर से इस मरते हुए नौजवान को देखने लगा। इसके चेहरे पर या आंखों में हमदर्दी या रहम की जरा बराबर भी रमक मौजूद न थी। नौजवान का जिस्म चंद लम्हे तक गिरता रहा, फिर वो एक झटके से साकत हो गई। जब क्राफ्ट की तसल्ली हो गई कि नौजवान वाकई खत्म हो चुका है, तो वो वापस मुड़ा और फिर टॉयलेट्स की ऊट से निकलकर राहदारी में से होता हुआ वापस इसी ऊंचे स्टूल की आड़ में आकर खड़ा हो गया। इसकी नजरें अब भी इसी खाली काउंटर पर जमी हुई थीं। काउंटर के साथ लिफाफे वैसे ही पड़े हुए थे। वो काफी देर तक खड़ा रहा, फिर इसने एक आदमी को बड़बड़ाने के अंदाज में इस खाली काउंटर की तरफ बढ़ते देखा। इस आदमी ने लिफाफे और रसीदें उठाई और वापस चला गया। क्राफ्ट आगे बढ़ा और अब काउंटर की जाली के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें इसी आदमी पर जमी हुई थीं जो लिफाफे उठाकर ले गया था, और फिर जब उसने उसे तमाम लिफाफे एक खाली थैले में डालकर उसे सील करते देखा तो इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए और वो तेजी से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता पार्किंग में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कर्नल फरीदी की कार सेक्रेटरी दाखिला बालम कपूर की कोठी के गेट में दाखिल हुई। बाहर खड़े मुसल्ला चौकीदार ने फरीदी को बड़े मौतबाना अंदाज में सलाम किया। चूंकि फरीदी वहां अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए वो फरीदी को अच्छी तरह जानता था। कर्नल फरीदी ने कार आगे बढ़ाई, लेकिन दूसरे लम्हे एक ख्याल आते ही इसने ब्रेक लगा दिए और खिड़की से सर निकालकर चौकीदार को अपने पास बुलाया। यस साहब।
ये रामश्री किस वक्त अगवा हुआ है? कर्नल फरीदी ने इससे पूछा। इसने सोचा कि माँ बाप की तो होश ठिकाने नहीं होंगे, इसलिए चौकीदार ज्यादा तफसील बता सकता है। क्या बोलता है साहब? रामश्री अगवा? साहब, रामश्री तो ट्यूशन पढ़ने गया है साहब। ड्राइवर उसे खुद छोड़कर अभी थोड़ी देर पहले आया है। चौकीदार ने हैरत भरे लहजे में कहा, और फरीदी की आंखों में हैरत के साथ साथ उलझन सी भी तैर गई। रामश्री किस वक्त गया है? अभी साहब 10 मिनट पहले साहब। यहाँ पास ही तो इसका ट्यूटर का रिहाइश है साहब। ड्राइवर को वहाँ आए 2-3 मिनट हुआ है, चौकीदार ने जवाब दिया, और कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। 10 मिनट तो इसे कोठी से चले हुए थे, और इससे पहले राजश्री का फोन आया था। ये क्या चक्कर था? बहरहाल कर्नल फरीदी ने कार आगे ले जाकर पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतर आया। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो इसने वहाँ राजश्री और बालम कपूर को खड़े देखा। 2 और आदमी भी वहाँ मौजूद थे। कब गुम हुआ है रामश्री? कर्नल फरीदी ने दाखिल होते हुए पूछा। वो राजश्री और बालम कपूर दोनों से मुखातिब था कि इसी लम्हे अचानक बालम कपूर ने जवाब देने के बजाय अपना हाथ ऊंचा किया, और एन इसी लम्हे कर्नल फरीदी यकलख्त अपनी जगह से उछला। दूसरे लम्हे 4 धमाके हुए, लेकिन फरीदी बिजली की सी तेजी से उल्टी कलाबाजी लगाकर अपनी पुश्त पर मौजूद दरवाजे से बाहर जा गिरा था। इसने बालम कपूर के हाथ के ऊपर करते ही सबके हाथों में रिवॉल्वरों की झलक देख ली थी, और जाहिर है ऐसी सूरत में कर्नल फरीदी भला कैसे रुक सकता था। बरामदे से बाहर गिरते ही कर्नल फरीदी ने बिजली किसी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकालकर इसका रुख दरवाजे के अंदर की तरफ किया और फायरिंग खोल दी। दूसरे लम्हे 2 चीखें बुलंद हुई। कर्नल फरीदी उछलकर एक तरफ दीवार के साथ जा लगा। चीखों के साथ ही अंदर से धमाके हुए और गोलियां एन इस जगह पड़ी जहां एक लम्हे पहले कर्नल फरीदी मौजूद था। इसी लम्हे चौकीदार शोर मचाता हुआ अपनी राइफल लहराता बरामदे में पहुंच गया। इसने शायद फायरिंग की आवाजें सुन ली थी। क्या हुआ फरीदी साहब, क्या हुआ? ये कैसी फायरिंग थी? चौकीदार ने चीखते हुए कहा, और फिर वो तेजी से डाइनिंग रूम के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। अरे साहब, लाशें! चौकीदार की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और कर्नल फरीदी तेजी से अंदर की तरफ दौड़ा। दरवाजे के करीब ही इन 2 आदमियों की लाशें पड़ी हुई थीं जो बालम कपूर और राजश्री के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद थे। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। कर्नल फरीदी दौड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा और फिर वो तेजी से कोठी में घूम गया। कोठी खाली पड़ी हुई थी। पाए बाग का उगबी दरवाजा भी खुला हुआ था। कर्नल फरीदी भागकर इस दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन उगबी सड़क खाली पड़ी हुई थी। कर्नल फरीदी तवील सांस लेकर वापस आ गया। साहब और बेगम साहिबा कहाँ हैं? चौकीदार ने परेशान लहजे में कहा। वो नकली साहब और बेगम थे। ये नौकर कहाँ गए? नकली साहब और बेगम? नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? नौकरों को तो बड़े साहब ने छुट्टी दे दी थी। वो तो मुझे भी छुट्टी दे रहे थे, मगर बेगम साहिबा ने कहा कि नहीं, कर्नल फरीदी साहब ने आना है, इसे गेट पर होना चाहिए। तो बड़े साहब ने इजाजत दे दी। वो ड्राइवर कहाँ है जो रामश्री को छोड़कर आया था? तुम कह रहे थे कि मेरे आने से 2 मिनट पहले आया था। साहब, इसकी लाश तो अंदर पड़ी है। ये बेगम साहिबा का नया ड्राइवर है। बेगम साहब 2 रोज पहले कहीं गया था तो साहब साथ गया था, फिर साहब अकेला वापस आ गया। बेगम साहब आ जाया तो ये नया ड्राइवर साथ था। बेगम साहब को कोठी पर छोड़कर रामश्री को लेकर चला गया और छोड़कर वापस आ गया। चौकीदार ने तफसील बताते हुए कहा, और कर्नल फरीदी सर हिलाता हुआ वापस ड्राइंग रूम में आ गया। इसने गौर से इन दोनों के लाशों के चेहरों को देखा। वो मेकअप में ना थे और मकामी अफराद ही थे। अब सारी स्कीम फरीदी की समझ में आ गई थी। ये उसे कत्ल करने का प्लान था। अगर वो चौकीदार से बात ना करता तो शायद उसे आखिरी लम्हे तक इस प्लान का अंदाजा ना हो सकता, और ऐसी सूरत में 4 रिवॉल्वरों से निकलने वाली गोलियां उसे यकीनन चाट जाती। लेकिन चौकीदार से बात करने के बाद इसकी छठी हिस्स ने उसे चौकन्ना कर दिया था, और यही वजह थी कि वो ऐन आखिरी लम्हे में बैक डाइव मारकर अपने आप को बचा लेने में कामयाब हो गया था। वैसे भी इन लोगों ने जल्दी की थी। अगर वो फरीदी को इत्मीनान से संभालते और फिर उसे चारों तरफ से घेर कर फायरिंग करते तो यकीनन फरीदी के बच निकलने की कोई राह ना होती। लेकिन चूंकि इनके अपने दिलों में चोट था, इसलिए इन्होंने फौरन ही काम निपटाने की कोशिश की थी। बहरहाल फरीदी एक खौफनाक साजिश से बाल बाल बचा था। फरीदी ने टेलीफोन उठाया तो टेलीफोन डेड था। इसकी नजर टेलीफोन की तारों के साथ साथ दौड़ती हुई कालीन तक पहुंची, और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। कालीन के साथ तारें बाकायदा काटी गई थी। साथ वाली कोठी से जाकर पुलिस को फोन करो, जल्दी, फरीदी ने कहा, और चौकीदार सर हिलाता हुआ गेट की तरफ दौड़ पड़ा।